वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी और समझ आई होगी। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या सीखा था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी चीज़ें सीखेंगे सब जगह ये यूज़ होने हैं। हमने देखा था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, उसको लिखने के लिए हमें उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है। इस तरीके से आपने कुछ भी लिखना है आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है। आप डायरेक्टली इस तरीके से ABC वाला कोई मैसेज टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखना होता है। उसके अलावा इन्वर्टेड कॉमर्स अगर आपने स्टार्ट करने के लिखना शुरू किया है तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म भी करना होता है, ताकि पता चल सके कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ ख़त्म हुई है। उसके अलावा सिंगल कॉमा जो होता है, इसमें भी आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, और इसी का भी यही रूल है, जिसको स्टार्ट किया है तो इसको ख़त्म भी करना होगा। इसके अलावा आप डबल इन्वर्टेड कामा से शुरू करके सिंगल इन्वर्टेड कामा पे ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये चीज़ नोट करनी है। इसमें एक चीज़ रह गई थी कि जो कि एक टिप है, देख लें कि आपने अक्सर लिखना होता है कि सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा यूज़ करना होता है अक्सर, क्योंकि सिंगल उसका टेक्स्ट का हिस्सा है हमारे। जैसे कि इट्स माई बॉल, तो आपने इट्स को ये कामा लगा के इट्स लिखना होता है। फिर अगर आपने स्ट्रिंग ही सिंगल कामा से शुरू की हुई है, अब यहाँ पे इट्स लगाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए इट को ये ख़त्म हो जाएगी स्ट्रिंग और ये बाहर आ जाएगा। तो इसका ये हल होता है कि जब आपने इस तरह की चीज़ यूज़ करनी हो, आप स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इट, इसके अंदर आप सिंगल कामा लगा सकते हैं, इट्स अ बॉल। अच्छा, सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने डबल कॉमर्स लगाने हो किसी स्ट्रिंग में, तो आपको सिंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लिख के इसके अंदर डबल वाली कोई चीज़ लिख के फिर आप सिंगल को क्लोज़ करेंगे। तो बस स्टार्टिंग और क्लोजिंग सेम होनी चाहिए, ये चीज़ देख लेंगे। इसके अलावा हमने इंटीजर देखे थे, और नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, वो थे प्रिंट फंक्शंस। तो प्रिंट फंक्शंस क्या करते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं इसको हम आगे कवर करेंगे। उसमें से हमने से बस एक बेसिक फंक्शन देखा है, क्योंकि हमारे बाकी डीबगिंग करने में, टेस्ट करने में कि हमारा कोड एक्चुअल प्रिंट क्या हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ होगा। तो फंक्शन क्या था, वो है हमारा प्रिंट फंक्शन। तो फंक्शन जब आपने कोई भी लिखना होता है तो वो आप उसका नाम लिखते हैं। हमारे इस फंक्शन का नाम है प्रिंट, और जब भी फंक्शन को हम चाहते हैं कि फंक्शन रन हो, उसके लिए हमें ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। कुछ फंक्शंस डायरेक्ट रन हो जाते हैं, कुछ के अंदर हमें वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। तो ये प्रिंट फंक्शन एज इट इज़ रन नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता है कि वो क्या प्रिंट करे। तो इसके लिए हम यहाँ इसको बताते हैं कि हेलो वर्ड, ये प्रिंट करो। इसी तरीका इंटीजर होते हैं वो हम लिखते हैं, तो वो कंप्यूटर को कहता है कि ये प्रिंट करना है। इसी को मैं कंट्रोल एस सेव करूँ, F5 प्रेस करूँ, तो ये रन हो गया। ठीक है, ये हमारे फंक्शन है, इसी में हमने 1 2 3 लिखा था। इसी की सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करने का बोला था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। अब हम अगर हमने इसको 10 दफ़ा कहीं पे प्रिंट करना होता, हम हर जगह पे हमें जा के ये लिखना पड़ेगा। ये तो चलो 2 लफ्ज़ हैं, अगर कोई बड़ा सा टेक्स्ट हमें प्रिंट करना पड़ जाए तो वो हम 10 जगह पे जाके क्या ये प्रिंट्स लिखते रहेंगे। तो इस मसले का हल करते हैं वेरिएबल्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल का पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ ताकि मैं आपको ड्रा करके सिखा दूँ। आप वेरिएबल को समझ लें, कंटेनर है, कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, और उस बॉक्स को कोई नाम है, नाम दे दें आप, माई बॉक्स आप इसको कह दें। जब भी आप रियल वर्ल्ड में आपके पास कोई बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे आप कोई नाम लगा देते हैं, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ें रखी जाती हैं। इसमें ये पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़, ये पड़ा हुआ है, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन सब को आप कोई किसी डब्बे में रख देते हैं और उस डब्बे को आप नाम दे देते हैं। फिर आपको जब भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो आप क्या करते हैं, जाकर डब्बे का वो नाम देखते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वेरिएबल भी हमारे इसी तरह ही होता है। वेरिएबल को भी आप समझ लें कि कोई कंटेनर है, कोई डब्बा है, उसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप्स लिखेंगे तो वो उस
वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगी, उस वेरिएबल का आप नाम लिखते हैं। तो अब जब भी आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, वो डब्बा चाहिए होगा, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो डेटा आपने लिखा है चाहिए होगा, आपको वो सारा डेटा दोबारा नहीं लाना पड़ेगा। जो आपने उसका नाम रखा था, जैसे माई बॉक्स, या आपने वेरिएबल को कोई नाम रखा था, आपने सिंपली वो नाम ले आके आपने प्रिंट कर देना है, या वो नाम आपने वहाँ यूज़ कर लेना है पूरे डेटा के अलावा, तो आपका वो सारा डेटा वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब आप इतनी सारी चीज़ें बार बार उठा के इधर नहीं लेके जा सकते, उधर नहीं लेके जा सकते, 10 जगह आप नहीं यूज़ कर सकते। तो आप सिंपली जाकर किसी बंदे को बोलते हैं कि यार मेरा ये माई बॉक्स के नाम की जो चीज़ है उसको जाके इधर रख दो, उधर रख दो, इधर रख दो, वरना कि आपको कहना पड़ेगा वो डब्बा जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो वेरिएबल भी इसी किस्म के मसले सॉल्व करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। तो अब देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है। जब वेरिएबल अब कैसे डिक्लेयर करते हैं, पाइथन में तो बड़ा इजी है वेरिएबल डिक्लेयर करना या वेरिएबल बनाना, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि आप जो ये वेरिएबल बनाने लगे हैं उसके अंदर डेटा कौन सा होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर होगा। वो बड़ा सख्त है इन मामले में कि अगर आपने लिखा हुआ है कि मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाने लगा, उसके अंदर सिर्फ फिर आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इस मामले में पाइथन थोड़ा बेहतर है, वो खुद ही चेक कर लेता है कि आपने बीच में स्ट्रिंग लिखी है, इंटीजर लिखा है, तो वो अपने आप को खुद ही टाइप असाइन कर लेता है। तो अभी हमने मिसाल देखी थी माई बॉक्स करके, तो हम उसी का ही वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसको नाम देना होता है। तो मैं इसको माई नेम कह देता हूँ। उसके बाद आपने इज इक्वल टू लगाना होता है बताने के लिए कि माई बॉक्स है क्या। तो वहाँ पे अगर आपने कोई नंबर देना है तो आप नंबर दे दें, स्ट्रिंग लिखनी है तो वो लिख दें। मैं फ़िलहाल स्ट्रिंग लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई बॉक्स। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। सिंपली आपने जो भी डेटा वेरिएबल में लिखा हो, जितना बड़ा हो, जो मर्जी डेटा हो, आपने जब भी उसको एक्सेस करना है, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने सिंपली बस उसका जो नाम रखा था वो ही लिख देना है। जैसे हमने अपने इस डेटा का नाम लिखा था माई नेम, या मैं माई नेम लिख के प्रिंट करता हूँ, सेव और F5 प्रेस करके रन किया तो ये देखिए आ गया। यहाँ पे माई नेम की जो वैल्यू थी इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू थी वो हमारी प्रिंट हो गई है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग लिखी थी, अब हमें हर जहाँ जहाँ प्रिंट करने में ये हर जगह ये टाइप नहीं था करना, ये करना पड़ना था। अब हमें कहाँ करना है, जब जिधर जिधर ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमने जाके सिंपली ये लिख देना। सॉरी ये रॉन्ग टाइप हो गया, इधर आप जाके फिर से वही माई नेम करेंगे, दोबारा रन करते हैं। तो पहले एक रन हुआ फर्स्ट वन, ये सेकंड वन रन हो गया। ये ज़रूरी नहीं है स्पेस आ जाएगी, मेरे कीबोर्ड ऑटोमेटिक ऐड कर ली थी। ऊपर नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं सेव करके इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये रन हो गया। ठीक है, ये था बेसिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। अब आगे हम इसके रूल्स चेक कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम लिखने के मैं आपको 4 रूल्स बता देता हूँ। नाम आप कोई भी ABC स्पेसेस बीच में डाल के इस तरह से नहीं लिख सकते, उसके भी कुछ रूल्स हैं। टोटल 4 रूल हैं और सिंपल से रूल हैं। इसमें पहला रूल क्या है कि आपका जो वेरिएबल नेम है उसमें ABC के वाले करेक्ट A से लेकर Z तक करेक्टर्स हो सकते हैं। ABC ये जो भी, जैसे मैंने बॉक्स लिखा था तो आप बॉक्स कह सकते हैं, इस तरह ABC वाले हो सकते हैं। इसके अलावा आप उनमें अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हैं। अंडरस्कोर कहाँ होती है, कीबोर्ड में जो माइनस होता है उसको शिफ्ट दबा के लिखेंगे, उसके नीचे अंडरस्कोर आ जाती है, तो आप ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल इसी से रिलेटेड है कि अब इसकी आप वेरिएबल का नाम बॉक्स जैसे लिखा हुआ है आप ABC से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप नंबर से नहीं कर सकते। ये सेकंड रूल है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप 1 2 3 या 1ABC इज इक्वल टू कुछ करना चाहें तो आप ऐसे नहीं कर सकते। या तो आपको ABC कोई नाम रखा हुआ है, जैसे नेम इज इक्वल टू तारिक, आप इस तरीके से कर सकते हैं, या अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू तारिक ऐसे कर सकते हैं। 1 नेम इज इक्वल टू तारिक ऐसे नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारा थर्ड रूल आ जाता है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। मैं ये इसको रिमूव कर दूँ ताकि आपको मैं मिसाल दिखा भी सकूँ।
आप क्या करते हैं कि जो आपने एज वेरिएबल रखा है, जैसे कि किसी की एज 18 है, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, एज, सेव, F5 से रन, तो ये 18 आ गया। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, जो हमारा थर्ड रूल है, वो ये कहता है कि एज जो ये वेरिएबल केस सेंसिटिव है, यानी कि आपने एज ये लिखा है, उसके अलावा आप एज एक कैपिटल करके लिखते हैं तो वो अलग चीज़ होगी। इसको आप इज़ इक्वल टू 17 कर देते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, तो अब ये चीज़ अलग प्रिंट करेगी। और या मैं दोबारा अगर कैपिटल ए से लिखूँ तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें, एक 18 प्रिंट हुआ है, एक 17 प्रिंट हुआ है। अगर ये दोनों एक ही होते, यानी कि सेम होते, तो 2 दफ़ा एक ही चीज़ आनी थी। अब एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है ये, ठीक है। 17 हमने ये देख लिया कि जो एज है ये, अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ कैपिटल स्मॉल अलग डिफरेंट करते हैं तो वो एक नया वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। और चौथा रूल है जो आगे चल के इजीली समझ आएगा, वो ये कहता है कि जो कुछ इसके अंदर वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि इफ़ का वर्ड है, ये देखें उसका कलर चेंज हो गया है, इफ़ है, वाइल है, इसका कलर चेंज हो गया। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं पाइथन में कोडिंग के लिए, तो वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा ऐसा आगे पता चलता रहेगा वो कौन से वर्ड्स हैं। तो ये रूल्स देख लेने हैं, इन रूल्स के अंदर रहते हुए ही आपने वेरिएबल्स के नाम रखने हैं। अब मैं आपको एक और कन्वेंशन भी बता देता हूँ जो कि यूज़ होती है थ्रू आउट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब आपने कोई डिस्क्रिप्टिव नाम रखना होता है, जैसे आपने कोई नाम रखना है तो माई बॉक्स ही रखना था, तो मैं इसको माई स्पेस दे के बॉक्स नहीं रखा, ऐसे नहीं वर्क करेगा। उसके लिए अगर मैं सिंपली माई बॉक्स लिखूँ तो अक्सर जो जब इस तरह का बड़ा वर्ड आएगा तो समझ नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है। तो ये माई अलग होना चाहिए, बॉक्स अलग होना चाहिए। इसमें एक तरीका तो आपने देख लिया था मुझे यूज़ करते हुए, वो था अंडरस्कोर वाला मेथड। माई अलग लिख दिया, बॉक्स अलग लिख दिया। अब ये पढ़ने में ईजी है माई बॉक्स, क्योंकि आप इस तरह के लिखेंगे वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे कि क्या चीज़ है मेरे इस वेरिएबल के अंदर, क्या चीज़ होगी, तो ये आगे चल कर आपके लिए ईजी होगा जब आपने यूज़ करना होगा इसको। तो जैसे ही आप कोई बैड डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं रखते, जैसे एक्स रख देते हैं कि एक्स इज़ इक्वल टू माई थिंग्स, ठीक है। तो ये अब एक्स जब आप कहीं पे भी कोड में यूज़ कर रहे होंगे तो आपको एक्स से पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव हो तो रीडेबल भी होना चाहिए कि अब लिखा हुआ क्या है। तो सिंपली आप ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको एक तरीका ये देख लिया, जैसे माई बॉक्स के ही लेके चलते हैं। माई बॉक्स एक आप या ऐसे लिख सकते हैं, या एक दूसरा मेथड यूज़ होता है कि जो स्टार्टिंग का पहला वर्ड होता है, माई बॉक्स 2 वर्ड है तो माई आपने सिंपली लिख देना है ऐसे ही, और बॉक्स के लिए जो वर्ड है वो पहला वर्ड वो कैपिटल होगा, माई BOX। इसकी ये भी रीड करना इजी है, माई बॉक्स। तो मैं जिस तरह इसी तरह लिखना चाहूँ तो मैंने पहले लिखूँगा दिस, फिर आई बड़ा, दिस इज़, के बाद आ पाइथन, और फिर ट्यूटोरियल के लिए TO समथिंग, इस तरह करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ये रीड करना भी इजी है, जिसको आदत हो जाती है, ऐसा आदत पड़ जाती है रीड करने में भी आपको ये मुश्किल लग रहा हो, स्टार्टिंग है आप लोग की, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दिस इज़ आ पाइथन तो इज़ इक्वल टू समथिंग, तो ये आप कर सकते हैं। तो प्रिंट लिखेंगे आप, दिस इज़ पाइथन। तो ये वेरिएबल जो नेम था हमारा, ये इजी भी था, हम रीड भी कर सक रहे थे, लेकिन फ़िलहाल लंबा था, फिर मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से लंबे करके भी लिख सकते हैं, जो कि क्लियरली आपको पता चल रहा हो कि हम लिख क्या रहे हैं, ये वेरिएबल जो मैं यूज़ करने लगा हूँ क्या है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल की कोड प्रॉपर्टी, वो क्या, वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है। आपने फ़िलहाल वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट की हुई थी, बाद में वो वेरिएबल चेंज हो जाती है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा कोई वेरिएबल सेट कर दी है उसकी वैल्यू फिर आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते, तो ये आपके पास फैसिलिटी होती है। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं, ये कहाँ पे यूज़फुल होता है। आप गेम्स जो खेलते हैं अक्सर, उसमें पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं, आपका स्कोर इंक्रीज़ हो रहा होता है, जैसे जैसे आप सर्फर खेलते हैं
जैसे कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, वो कॉइन्स का वेरिएबल जो है वो प्लस होता रहता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। शुरू में आपका ज़ीरो होता है, जैसे जैसे आप लेते हैं वैसे वैसे ही चेंज होता रहता है। तो ये भी वेरिएबल कर सकते हैं। तो इसकी चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम सपोज़ कह देते हैं हमारा वेरिएबल स्कोर है, इस वक्त हमारा स्कोर 0 है। तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट स्कोर, सेव F5, हमारा 0 आ गया। अब हम कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं फ़िलहाल स्कोर 0 था, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हमने इस टेक्स्ट के अंदर हमने अपना स्कोर भी लिखना है तो फ़िलहाल एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग लिखनी है। इनिशियल स्कोर, हमारा सबसे पहले स्कोर क्या था, इनिशियल स्कोर हमारा था जो कि इस वक्त हमारा वेरिएबल है। यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ कि ये और ये प्रिंट करो, इन दोनों को ये ऐड नहीं कर रहा, ये इस स्ट्रिंग को और कॉमे का मतलब है ये प्लस ये, इन इसको भी प्रिंट करो और इसको भी प्रिंट करो, तो दोनों मैं इकट्ठे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी हम करके देखते हैं, ज़रा मैं आपको ये भी चीज़ देख लें। ये इसने बता दिया, इनिशियल स्कोर हमारा 0 था, हम कहते हैं कि 5 मिनट गुजर गए हैं, प्रिंट आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, स्कोर हमारा 10 हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, पहले स्कोर 0 था, मैंने सेम वही स्पेलिंग, सेम केस सेंसिटिविटी, यानी कि अपर केस को अपर केस लिखना, लोअर को लोअर, जैसे था सेम वैल्यू डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू बस चेंज कर दिया। तो अब हम देखते हैं, प्रिंट मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू स्कोर, कॉमा लगाता हूँ, एक मैं स्पेस दे देता हूँ, इनके बीच में स्पेस हो, न्यू स्कोर। अब मैं फिर से वही प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि इनिशियल स्कोर, ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पे हम सबसे पहले डिक्लेयर किया था, वो इधर भी यूज़ हो रहा है। फिर हमने उसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज की है, उसके बाद उसको फिर से देख लें कि अब इसकी वैल्यू क्या है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें यहाँ बता रहा है कि इनिशियल सबसे पहले स्कोर 0 था, 5 मिनट गुजरे, यूज़र ने कोई गेम खेली होगी या कॉइन्स कलेक्ट किए होंगे, तो अब उसका स्कोर 10 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वेरिएबल होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स का अक्सर मेन यूज़ भी यही होता है कि आप स्टार्टिंग में बताते हैं इस वक्त ये चीज़ है, यूज़र कोई चीज़ टाइप करता है वो आप उसको वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ गेम की मिसाल है, कॉइन्स कोई होते हैं वो आप वेरिएबल्स को कर सकते हैं, उसमें प्लस कर सकते हैं। बंदा अगर मर जाता है आपका प्लेयर, तो आप इसको स्कोर को वापस 0 जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर डाइस के बंदा मर गया। ठीक है, उसके बाद हमारा स्कोर क्या है, यहाँ से हम इसको वापस स्टोरी की तरह फॉलो करते हैं कि पहले हम बताते हैं कि हमारा जो बंदा है वो मर गया इस वक्त। अब उसका जो मरने के बाद हम उसका जो है हम स्कोर वापस 0 कर देते हैं, प्रिंट हमारा फाइनल स्कोर यहाँ पे आ गया। अब हम इसको रन करते हैं, सारा हमारा सीक्वेंस से रन होगा। इनिशियल स्कोर 0 था, 5 मिनट के बाद उसका स्कोर ये था, उसके बाद हमारा प्लेयर जो गेम खेला था वो मर गया। अब उसका फाइनल स्कोर यहाँ पे ये आया, वापस 0 कर दिया। सॉरी, फाइनल नहीं कहना चाहिए था, न्यू स्कोर या एंड स्कोर, जो भी आप इसको कहें। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की। अच्छा, अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं वेरिएबल्स का। और ये है कि आप वेरिएबल्स को भी आपस में प्लस कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो वो किस तरह करना है ये देख लेते हैं। सपोज़ हमने एक एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ का। एरिया क्या होता है, आप किसी चीज़ की लेंथ लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं, तो आपको उसका एरिया मिल जाता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, हम लेंथ क्या लेते हैं हमारी 5 है, और हाइट जो है हमारी 2 है। अक्सर लोग इसको लेंथ नहीं विड्थ भी कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम कॉन्सेप्ट। तो हम ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर हमारे हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं
इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो इसको बाद में कर लूँगा। तो हम एरिया अगर मैं निकालना है, एरिया वो क्या होता है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये विड्थ क्या है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। ये हाइट क्या है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हम यहाँ पे यूज़ करके नया वेरिएबल बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एरिया, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 कैसे आया, वेट जो थी उसकी वैल्यू 5, ये 2 जो थी इसकी वैल्यू, तो 5 इंटू 2 10, ये आ गया हमारे पास, एरिया निकल आया। तो इस तरह से ही यूज़ होता है ये वेरिएबल्स का जो मेन काम है। तो हम अब देखते हैं, ये एरिया आपने 10 जगह पे यूज़ किया हुआ कि जिधर जिधर आपको एरिया चाहिए था, आप पूरी बिल्डिंग की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उसको जगह जगह चाहिए थे, एक दीवार का एरिया कितना है, इस दीवार का एरिया कितना है। तो उसके लिए आपके सपोज़ क्लाइंट आगे कहता है कि नहीं मेरी जो हाइट है वो 2 नहीं 4 कर दो, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जाके एक जगह पे जो वहाँ पे वेरिएबल आपने बनाया था उधर जाके आपने इसको सिर्फ 4 करना है। बाकी ये सारा कहीं पे भी कुछ नहीं छेड़ना, जहाँ जहाँ पे ये यूज़ आया होगा वहाँ सब जगह पे उसकी वैल्यू अब 4 हो जाएगी। अब 5 4 20। उसके बाद ये एरिया ने क्या करना है, विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करना है। अब नई वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेगा, एरिया कोड करेगा। अब हम रन करते हैं, अब हमारे पास 20 आ गया। तो अगर हम ये वेरिएबल यूज़ ना करते तो जहाँ जहाँ यूज़ होना था हमने हर जगह पे जाके उस 2 को 4 में चेंज करना पड़ना था। तो यह हम इस तरीके से भी वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप इसको मज़ीद डेप्थ में जा सकते हैं। आपने सर्कमफेरेंस निकालनी है, ये मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, या आपने कोई और चीज़ करना है। आप कह सकते हैं कि ऐड टू, किस में ऐड टू कर, एरिया में। तो एरिया यहाँ पे +2 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कॉपी में यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, 22 हो गया। तो ये चीज़ देखनी है कि आप इनिशियल वैल्यू आप डिक्लेयर करते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स के अंदर भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखना है मज़ीद एरिया भी इसके अंदर आ गया। अब जहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँगा वो खुद ब खुद इधर अप्लाई हो के नया वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके अलावा इस एरिया के अंदर जो चीज़ हमने किया है वो, उसके अलावा इस वेरिएबल के अंदर सब जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी वैल्यू, जहाँ पे आप इसीलिए वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं ताकि आप उनको रीयूज़ कर सकें। कभी कुछ चीज़ चेंज करनी पड़े तो आप एक जगह पे करें, जहाँ जहाँ यूज़ हुई होंगी, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आ रही होंगी उसके हिसाब से खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। अब हम ज़रा एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अभी यूजुअली जो वेबसाइट्स बना के देता हूँ या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर हो इसमें आपने प्रोडक्ट्स का बताना हो, प्रोडक्ट्स की डिटेल बतानी हो। अब जाहिर बात है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो उसकी कोई क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी आपने सेल की उसकी प्राइस होगी। तो इसके अराउंड एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्क्रिप्टिव नाम रखना सीखा था, तो हम आइटम का नाम रखना कि हम क्या प्रोडक्ट आइटम जो है, तो हम उसके वेरिएबल का नाम रखते हैं आइटम नेम। मैंने एक टी शर्ट बेची है, ठीक है। तो आप ये वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं कि टी शर्ट है, इसकी वेरिएबल हमने ये रख लिया, उस आगे वैल्यू सेट कर लिया। उसके अलावा उसकी क्वांटिटी कितनी की, तो वो कह लें कि 3 पीसेस है। उसके अलावा प्राइस, उसकी शर्ट की प्राइस कितनी थी, एक शर्ट की प्राइस, उसकी प्राइस थी 350 रुपये। तो अब हम चेक करते हैं कस्टमर को कैसे डिस्प्ले करना है वहाँ पे। तो हम डिस्प्ले करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट थी वो क्या है। यहाँ पे हम आइटम नेम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर को वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका आइटम नेम ये था। तो हम उसको कह देते हैं कि उसकी आपकी प्राइस कितनी थी इस शर्ट की। यहाँ बीच में स्पेस दे देते हैं एक। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल जो हमने एक चीज़ चेक की थी उसके लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें टोटल भी कस्टमर बनाया कि उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो हम एक टोटल का नाम वेरिएबल बना लेते हैं। तो टोटल हमारा कैसे निकलता है, जितनी हमने क्वांटिटी ली होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
एक शर्ट की प्राइस के साथ हमारे पास टोटल निकल आता है। तो हम उसको कह देते हैं योर टोटल इज़ इस तरीके से वेरिएबल भी वेबसाइट पे यूज़ होंगे, सेम एज इट इज़ नहीं यूज़ होंगे। वहाँ पे बस साइट पे डिस्प्ले कराने के और फंक्शन होंगे, प्रिंट फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन सारी आपकी इस तरीके से यूज़ होंगी। ये जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास ये कोड इस वक्त नहीं है, आप नीचे फाइल काफ़ी लंबी है, आप जाके देख रहे हैं कि आइटम नेम आपको पता चल जाएगा कि इस कदर आपने प्रोडक्ट का आइटम नेम लिखा होगा। इस तरह यहाँ पे प्राइस होगी, यहाँ से हमें टोटल मिल रहा होगा। इसी तरह आपने कोई चेंज फ्यूचर में शर्ट की प्राइस चेंज होती है, यहाँ पे इसकी प्राइस अपडेट करेंगे, वो आ जाएगी। सबसे पहले इसको तो रन कर लें हम। अच्छा, अब कह रहे हैं क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, अभी मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि ये चीज़ वेरिएबल नहीं बना हुआ, हालांकि बनाया हुआ है, तो फिर क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक की होगी हमने। फिर चेक करते हैं, हो गया है। अब ये क्लाइंट को बता रहा है कि आपने जो लिया वो टी शर्ट लिया, उसकी प्राइस इतनी थी, आपका टोटल इतना हो गया। बीच में अब टोटल क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है। तो यही सेम चीज़ आप एज होमवर्क भी बना लेना, उसमें ये चीज़ प्रिंट करना, क्वांटिटी भी प्रिंट कर लेना बीच में, कि आप कस्टमर को बता रहे हो कि आपने जो चीज़ ली है वो ये ली है, उसकी प्राइस इतनी है और आपका टोटल इतना बन गया है। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करके अपने से कोई मिसाल बना लेनी है, कोई और प्रोडक्ट यूज़ करके ये बना लेना है। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब आपने एक दफ़ा ये सब कुछ कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम आपका जब प्रोडक्ट चेंज होता है तो आपको सारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी तो हमें लिखनी पड़ रही है प्राइस भी, क्वांटिटी भी। बाद में जब आप एक्चुअल आगे न्यू चीज़ें सीखेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें खुद ब खुद आएंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नेक्स्ट प्रोडक्ट की चीज़ें इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी, कस्टमर को उसकी नेक्स्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन खुद डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको हर दफ़ा जाके मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो इसके ये होमवर्क लाजमी करना है, ताकि पता चल जाए कि ये इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरिएबल नेम्स की भी, वेरिएबल के अंदर आप वेरिएबल बना के थर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर सकते, तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। तो ये हमारे वेरिएबल्स है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए है, आप अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें, ये कॉन्सेप्ट जितनी दफ़ा आपने पूछना है आप पूछें, क्लियर करें। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपकी वजह से किसी और को भी पता नहीं चलता। इसी तरह आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी और के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं उसका आंसर करता हूँ, वो बाकी सबको ही पता चल जाता है। तो आपको कोई और क्वेश्चन हो तो लाजमी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो जो है वो सैटरडे संडे ही मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसके बीच का जो गैप है उसमें आपने ये सब कुछ प्रैक्टिस करनी है। जितनी दफ़ा आप बीच में मुझसे पूछेंगे वो मैं रिस्पांस कर सकता हूँ, वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन आपको मैं प्रॉपरली रिस्पांस करके गाइड कर सकता हूँ। तो अब फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे, तब तक इसकी आप बना लें, प्रैक्टिस वगैरह करके मुझे इसका होमवर्क वगैरह सेंड करें। अल्लाह हाफ़िज़।